हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं विशाल त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विस्कस स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कौन से पार्ट्स को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि व्हाट इज मल्टीनेशनल डायनेस्टी। ठीक है, कि मल्टीनेशनल डायनेस्टी क्या होती है। फिर उसके बाद समझेंगे मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स क्या थे, और व्हाट वाज नेशन स्टेट। ये जो नेशन स्टेट की फिलॉसफी थी या नेशन स्टेट का जो एक आइडियोलॉजी थी, वो आई कहां से, व्हाट वाज द ओरिजिन, इसकी ओरिजिन क्या थी, और आखिर ये था क्या इसकी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग थी कि नेशन स्टेट कैसा होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हम बात करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अब आप ये कह रहे हो सर चैप्टर तो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और क्लास 9th में ये चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज क्लास 10th में फ्रेंच रेवोल्यूशन हम क्यों पढ़ेंगे, इसका लिंक क्या है। तो अभी जब हम आगे इसको पढ़ते हैं तब जानेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो डायरेक्ट लिंक राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से है, ये कैसे इफेक्ट हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा यूरोप पे, इसको भी समझेंगे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझते हुए ही हम समझेंगे कि जो आइडिया ऑफ नेशन था, ठीक है, पहले तो देखिए नेशन स्टेट और आइडिया ऑफ नेशन आर बोथ सिमिलर बट अ डिफरेंट थिंग। दोनों बात समझना, दोनों सिमिलर है बट एक डिफरेंट थिंग भी है। तो नेशन का जो आइडिया था और फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे उसको लीड करती है इस आइडिया पे, इसको समझेंगे। और इस सब में नेपोलियन का क्या योगदान था, व्हाट वाज द रोल ऑफ नेपोलियन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, और आइडिया ऑफ जो नेशन था जो डेवलप हुआ उसमें नेपोलियन का क्या योगदान था। और लास्ट में जो चेंजेस लाए गए थे नेपोलियन के द्वारा जब उसने फ्रेंच को लीड किया, फ्रांस को लीड किया, तो क्या एक ऐसे चेंजेस आए कि हिस्ट्री में उनको लिख दिया गया कि दीज आर द चेंजेस ब्रॉट बाय नेपोलियन। तो क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, इन्हीं सब टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला चीज जो है कि मल्टीनेशनल डायनेस्टी। पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज मल्टीनेशनल डायनेस्टी। ठीक है, व्हाट इज मल्टीनेशनल डायनेस्टी। उसके बाद हम मल्टीनेशनल डायनेस्टी के एम्पायर के बारे में समझेंगे। देखिए होता क्या है, इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए ये चैप्टर आप जो आप देख रहे हैं, या मोटी मोटा ये समझ लीजिए कि 18, 19 और 20th सेंचुरी, इस तीनों सेंचुरीज पे फोकस्ड है। और अगर आप मोर एक्यूरेट जाना चाहते हैं तो मोर एक्यूरेटली 19th और 20th सेंचुरी। लेकिन एक बात आप सोचिए, क्या कोई आइडियोलॉजी ऐसी हो सकती है कि जो आज निकली और आज ही फेमस हो गई। मतलब एक आइडियोलॉजी जिसकी बात हम 19th और 20th सेंचुरी में कर रहे हैं, क्या वो उसी सेंचुरी की डेवलप्ड आइडियोलॉजी होगी? क्या वो आइडियोलॉजी उसी सेंचुरी में डेवलप हो गई और उसी में स्प्रेड हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये आइडियोलॉजी का रूट क्या है, बेस क्या है, इसे भी समझना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी ये समझना है कि ये आखिर ये आइडियोलॉजी थी क्या। तो इस आइडियोलॉजी को समझने के लिए, जैसे मल्टीनेशनल डायनेस्टी को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे यूं चलते हैं, देखिए अराउंड 400 BC में, अब काफी पीछे चले गए हम। 400 BC में अलेक्जेंडर के बारे में सब लोग जानते होंगे, जिसका नाम सिकंदर था, और इनके गुरु थे एरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु कहते हैं। अब होता क्या है, अलेक्जेंडर को पढ़ाने के लिए, ठीक है, अलेक्जेंडर मैसिडोनिया के राजा फिलिप के पुत्र थे। इनको पढ़ाने के लिए जब ये छोटे थे तो फिलिप ने अपॉइंट किया अरस्तु को। चूंकि अरस्तु उस समय, मतलब ये जो एरा चल रहा 400 BC का, इस समय के जाने माने फिलोसोफर थे, उस समय जाने वाले यूरोप के, यानी कि मैसिडोनिया के। तो इनको बुलाया जाता है टू
टू टीच सिकंदर। अब अरस्तु जब पहुंचते हैं सिकंदर के पास, तो सिकंदर बचपन से ही सिकंदर की एक ड्रीम होती है टू डेवलप अ नेशन और अ किंगडम वेयर देयर इज ओनली वन किंग, वन रूल एंड एवरीवन कम्स अंडर इट। यानी कि सरल भाषा में बोला जाए तो सिकंदर का एक बचपन से ही एक एम था कि पूरे विश्व को या पूरे जो आज उस समय के जाने माने जितने भी देश थे, उनको जितने भी किंगडम्स थे उनको एनेक्स करके यानी कि जीत लिया जाए। जो लड़ना चाहता है उसको लड़ाई से जीत लिया जाए, जो मित्रता करना चाहता है उसको मित्रता से मिला लिया जाए, मिला करके एक ऐसे राज्य की स्थापना की जाए जहां एक राजा हो और एक ही रूल चले। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो ये टर्म था मल्टीनेशनल डायनेस्टी, मतलब एक ही डायनेस्टी होगी जिसके अंदर पूरा विश्व आएगा। ये सोच थी अलेक्जेंडर की। अब कई विद्वान ये कहते हैं कि अरस्तु इस सोच को बदलने में नाकामयाब रहे। बट आप जब हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ते हैं, जब आप अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं और अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ते हैं और दोनों के बारे में अलग अलग समझते हैं, तब ये समझ में आता है कि अलेक्जेंडर से डिफरेंट नहीं थे अरस्तु। अरस्तु वाज नो डिफरेंट देन अलेक्जेंडर। अब रीजन है सर क्यों ऐसा क्यों है? रीजन ये है कि जहां अलेक्जेंडर, देखो अलेक्जेंडर वाज अ किंग, तो उनकी जो ये भावना होगी, उनकी जो ये आइडियोलॉजी होगी, वो बेस्ड होगी पावर पे, आर्मी पे, कि हम एनेक्स कर लेंगे, हम डर से एक साथ कर लेंगे। मेरे पास विश्व की सबसे बड़ी आर्मी अगर है तो मैं किसी भी छोटे देश को एनेक्स कर सकता हूं। एक्सेप्टेड। तो अगर किसी के पास पावर है तो वो बात करेगा अपनी आइडियोलॉजिकल चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए पावर के बेस पे। बट किसी के पास पावर नहीं है, अगर एजुकेशन है, तो ही विल थिंक टू चेंज और इंप्लीमेंट हिज आइडियोलॉजिकल थॉट्स थ्रू एजुकेशन। उसे ये लगेगा कि मैं जगह जगह पे जाकर के शिक्षा दूंगा और अपनी शिक्षा से, अपने थॉट प्रोसेस से सबको उस एक विचारधारा में लाऊंगा। जैसे अलग अलग जो हमारे ऋषि महात्मा हुए, जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने भी तो यही किया, थ्रू एजुकेशन वो अलग अलग जगहों पे जाकर के शिक्षा देने लगे और बौद्ध धर्म को बढ़ाने लगे। अरस्तु भी वही चाहता था कि जो इसकी सोच है वो ये एजुकेशन के थ्रू इंप्लीमेंट करे। बट अलेक्जेंडर, उसके पास पावर था तो वो सोचता था कि पावर के दम पे इंप्लीमेंट करेंगे। अलेक्जेंडर की सोच भी यही थी कि पूरे वर्ल्ड में एक ही आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी गवर्न हो या चले। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल थे, समानांतर थे? फर्क बस उनके ग्राउंड पे था, उनकी एक तरीके से कहें कि कैपेसिटी में था। जहां एरिस्टोटल के पास कैपेसिटी थी थ्रू एजुकेशन, वहीं अलेक्जेंडर के पास कैपेसिटी थी थ्रू पावर। अब होता क्या है, तो इन दोनों में कभी भी ऐसा नहीं था कि एरिस्टोटल, जो हम पढ़ते हैं कि एरिस्टोटल और जो है अलेक्जेंडर में ये था कि एरिस्टोटल बदलना चाहते थे एरिस्टोटल को, अलेक्जेंडर को। ऐसा नहीं था, दोनों की आइडियोलॉजिकल सोच एक ही थी। अब इससे एक बात समझ में आई कि अगर अलेक्जेंडर ये चाहता था कि पूरे विश्व में एक ही एम्पायर हो और एक ही किंग रूल करे, तो इसका मतलब है या तो मल्टीनेशनल बोल लीजिए या नेशनल बोल लीजिए, एक ही नेशन में सबको पिरोना चाहता था ये। तो यहां से एक टर्म निकल के आया था नेशन स्टेट या मल्टीनेशनल डायनेस्टी। दोनों को अगर आप मॉडर्न फॉर्म में थोड़ा सा इवॉल्व करके देखेंगे तो दे बोथ आर क्वाइट इक्वल टू ईच अदर। क्योंकि मल्टीनेशनल डायनेस्टी की अगर बात हो रही है और नेशन स्टेट की बात हो रही है, तो इसमें बेसिक अंतर है, वो समझ लेते हैं। जब मल्टीनेशनल डायनेस्टी की बात करेंगे तो वहां पूरा विश्व एक डायनेस्टी में तो है, बट वहां जो रूल हो रहा है वो रूल हो रहा है किसी एक किंग के द्वारा। तो शायद वहां पे फ्रीडम नहीं मिलेगी, इक्वालिटी नहीं मिलेगी, लिबर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां एक किंग है। बट राज्य जिसको कहते हैं, कंट्री जिसको कहते हैं, वो तो एक ही है पूरे विश्व में। सिटीजन अगर कोई होगा तो वो पूरे विश्व का, उस राज्य का होगा तो पूरे विश्व का एक ही सिटीजन होगा।
लेकिन नेशन स्टेट की बात अगर करेंगे तो नेशन स्टेट इज अ फिनोमिना जहां पर हम इक्वालिटी भी दे रहे हैं, फ्रीडम भी दे रहे हैं, जहां डेमोक्रेसी भी रहेगी, जहां पीपल के पास लिबर्टी होगी कुछ भी करने की। अब ये नेशन स्टेट कुछ हद तक मल्टीनेशनल डायनेस्टी से अंतर अलग कैसे है? नेशन स्टेट डेमोक्रेसी की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है। मल्टीनेशनल डायनेस्टी क्या करती है? इन्हें सबको इग्नोर करके बस ये बात करती है कि पूरे विश्व का एक ही राजा हो। तो ये जो टर्म है ना, जो आज हम पढ़ते हैं मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर या नेशन स्टेट, ये आज के टर्म नहीं है या 18th या 19th सेंचुरी के टर्म नहीं है। ये टर्म बहुत पहले 400 BC में आए। अब इससे और अगर आप पीछे जाना चाहेंगे कि इसकी आइडियोलॉजिकल बेसिस कहां से आती है, तो देखिए अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और सबसे पीछे चल जाएंगे तो सबसे बड़े जो गुरु थे वो थे सुकरात। ठीक है, और सबसे पहले फ्रीडम, इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले भी सुकरात थे। सुकरात ने ही कहा था कि कोई ना कोई एक ऐसा संविधान होना चाहिए या रूल होना चाहिए जो सबको फॉलो करने के लिए जरूरी हो, और जो न फॉलो करे उसको जो है दंड दिया जा सके। तो ये जो एक लिबर्टी या फ्रीडम की आइडियोलॉजिकल थिंकिंग की नींव जिसको कहते हैं रखने की बात, वो तो सुकरात ने ही कर दी। उसके बाद उनके जो शिष्य थे उन्होंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया। कुछ लोग कुछ रेडिकल हो गए थोड़ा सा, कुछ लोग आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही फिलोसॉफिकल तरीके से उन चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे थे। तो नेशन स्टेट इज अ वेरी ओल्ड फिनोमिना। तो अब हम ये समझते हैं कि अब हमने थोड़ा सा ये समझा कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक अंपायर क्या है और नेशन स्टेट क्या है। अब नेशन स्टेट को थोड़ा सा और अंदर चल के समझें कि यूरोप में इसकी बात कैसे हो रही थी। आखिर यूरोप जो नेशन स्टेट की बात कर रहा था वो किस बेसिस से बात कर रहा था? तो देखिए बिफोर 19th सेंचुरी, आप 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और पहले जाना चाहते हैं तो अगर 15th और 16th सेंचुरी में देखिए तो आप यूरोप को जब देखेंगे ना तो यूरोप में बहुत छोटे किंगडम्स थे और कई सारे किंगडम्स थे। और जब छोटे कई किंगडम थे तो डेवलपमेंट का जो रेशियो था ना, वो डेवलपमेंट का रेशियो भी उस लेवल पे नहीं जा पा रहा था, विकास उस तरीके से नहीं हो पाता था। कुछ जो बड़े किंगडम्स निकले, जो बड़े राज्य निकले, उन्होंने एक ऐसी सोच रखी कि अगर इन सब छोटों को मिलाकर के एक बड़ा राज्य बनाया जाए तो राज्य के पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो लेबर ज्यादा होगा, लेबर ज्यादा होगा तो वर्क ज्यादा होगा, और ये सब ज्यादा होगा तो पैसा भी ज्यादा आएगा, समृद्धि आएगी, रोजगार आएगा। तो आप इसको एक पावरफुल टेरिटरी के रूप में डेवलप कर पाएंगे। तो ये आइडियोलॉजी निकली, वो इस बेस पे निकली कि छोटे राज्यों को आप या तो एनेक्स करके या जीत करके एक ऐसे राज्य का गठन करिए जहां पे मजबूती हो, सिक्योरिटी हो, जो है सोशल इक्वालिटी हो। इन सबके बेसिस पे एक राज्य का गठन करिए, और साथ ही साथ इन राज्यों का गठन करने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो निभाएगा द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। मतलब राष्ट्रवाद की भावना जो है ये एक बेस हो जाएगा इसके गठन के लिए, इसकी फॉर्मेशन के लिए। अब जब इस बेसिस पे नेशन स्टेट की गठन किया जाएगा या फॉर्मेशन किया जाएगा तो वहां जो है हमेशा राइट्स की बात होगी। मतलब सभी लोग इक्वल हो, उनको फ्रीडम मिले, उनको लिबर्टी मिले, उनको सोशल सिक्योरिटी मिले स्टेट या नेशन की तरफ से। तो ये था नेशन स्टेट की डेवलपमेंट की जो फिलोसफिकल, जो आइडियोलॉजिकल, जो एक तरीके से कहते हैं एक नींव पड़ी रखने की नेशन स्टेट होता क्या है, कैसे बनना चाहिए नेशन स्टेट, और नेशन स्टेट दिखना कैसा चाहिए। इसकी जो भावना थी, ये इसकी जो एक आप ये कहें कि थिंकिंग थी इसके पीछे की, वो हमने अभी ये समझा, और मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर के बारे में समझा।
अब इन सबको समझते हुए हम एक वर्ड पे आके रुके, एक कंक्लूजन पे आके रुके, जिसका वर्ड जो वर्ड है नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म जो है ये वर्ड क्या होता है, और आप ये सोच रहे होंगे कि सर कैसे नेशनलिज्म से आप एक इतने बड़े टर्म जैसे नेशन स्टेट कहते हैं उसकी स्थापना के लिए कैसे इस एक टर्म को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। मीनिंग क्या है इसकी, व्हाट इज नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद है क्या। थोड़ा सा इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो व्हाट इज नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म इज अ फीलिंग, एक ऐसा भाव जो उस टेरिटरी में, मतलब अगर किसी मान लीजिए हम इंडिया की बात कर रहे हैं या यूरोप की बात कर रहे हैं, तो उस टेरिटरी में रहने वाले विभिन्न रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी जो भी लोग रह रहे हैं वो अपने रिलीजन, कास्ट को भूल करके एक जो है कॉमन आइडियोलॉजी के साथ, कॉमन थिंकिंग के साथ अपने आप को इक्वल जब महसूस करने लगते हैं, जब उनके अंदर इक्वालिटी की भावना आती है तो उनके अंदर सहयोग की भावना आती है, ठीक है। और जब इक्वालिटी और सहयोग की भावना उनके अंदर आने लगती है तो फीलिंग ऑफ लव एंड फीलिंग ऑफ इक्वालिटी टुवर्ड्स ईच अदर एंड इन रिस्पेक्ट, when you feel love and equality towards each other, then you feel that same feeling towards your nation too, कि ये मेरा राज्य है या ये मेरी सरकार है या ये मेरे पीपल है, मेरे लोग हैं जिनके द्वारा मुझे जो ये इक्वलिटी, फ्रीडम दिया जा रहा है, तो आई शुड हैव लव टुवर्ड्स देम एंड ऑल्सो आई शुड वर्क इन प्रोटेक्टिंग देयर एज वेल एज माई सिक्योरिटी एंड माई थॉट्स। तो जब कई लोग एक साथ मिलते हैं रिलीजन, कास्ट को भूल करके, तो वहां पे ना एक नेशनलिज्म की भावना आती है। अब ये नेशनलिज्म की भावना आने के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है जो जिम्मेदार है। नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना तभी पैदा होगी जब लोगों के ऊपर, उस पर्टिकुलर टेरिटरी के लोगों के ऊपर काफी समय से या तो दूसरे बाहर से लोग आके राज कर रहे हो, या तो वहीं की जो राजा रहे हो उन्होंने काफी अत्याचार उनके ऊपर किया है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो चीज भर जाती है, वो अत्याचार की भावना जब एक थ्रेशोल्ड पार हो जाता है कि यार बस दैट इज इनफ, नाउ वी कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, तो फिर पीपुल रिवॉल्ट करते हैं। और जब रिवॉल्ट करते हैं तो ये रिवॉल्ट कैसे करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि मेरे ऊपर अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मैं अलग रिवॉल्ट करूंगा, आप अलग रिवॉल्ट करेंगे और अलग अलग लोग रिवॉल्ट करेंगे, तो ऐसे तो उस रिवॉल्ट को दबा दिया जाएगा। जब ये रेवोल्यूशन होता है तो रेवोल्यूशन ही लीड करता है टुवर्ड्स द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म। मतलब जब रिवॉल्ट होगा तो नेशनलिज्म की भावना अपने आप ही आ जाएगी। आप अपनी कमजोरी, अपनी दर्द और अपनी परेशानी के लिए रिवॉल्ट कर रहे थे, बट आपने जब देखा कि वो समाज के बहुत लोगों के साथ है तो फिर आपको एक जुड़ाव महसूस होगा कि यार हम दोनों तो इक्वल ही हैं, दोनों के साथ एक ही काम किया जा रहा है। इसका मतलब है वी बोथ आर एज यू कैन से कि आपको ऐसा लगेगा कि वी बोथ आर इक्वल, वी बोथ आर ब्रदर्स, वी बोथ आर फैमिली। और जब ये भावना पैदा होने लगेगी तो फिर होगा कि यार हम तो यहाँ ही के रहने वाले हैं, ये हमारा घर है, हम इसको छोड़ करके क्यों जाएं, हम इसके लिए लड़ेंगे, वी विल फाइट फॉर दिस। और जब रिवॉल्ट होता है, रेवोल्यूशन होता है लोगों के द्वारा, तो यही रेवोल्यूशन लीड कर जाएगा टुवर्ड्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। और जब ये फीलिंग आएगी नेशनलिज्म की, तभी बात होगी फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशन स्टेट की, क्योंकि इस रेवोल्यूशन के बाद जब वहां की करंट गवर्नमेंट को हटाया जाएगा रेवोल्यूशन के बाद, तो जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उससे जो गवर्नमेंट आएगी वो हमेशा बात करेगी इक्वालिटी की, फ्रीडम की। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये था नेशन स्टेट और नेशनलिज्म का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमारा चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो पहली चीज तो ये कि नेशनलिज्म होता क्या है।
और नेशनलिज्म के आने की और नेशनलिज्म के थ्रेशोल्ड तक जाने की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, व्हाट इज नेशन स्टेट और नेशन स्टेट की फिलॉसफी कहां से आई। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपकी अब क्लियर हो गई होगी। तो अभी हमने समझा कि नेशनलिज्म की क्या, नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, ये वर्ड, इसकी मीनिंग क्या होती है, नेशन स्टेट क्या होता है, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस क्लास में समझने वाले हैं वो है व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके क्यों चल रहा हूँ, रीजन ये है कि इस चैप्टर को समझने के लिए हमें क्लास 9 का चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझने पड़ेंगे, क्योंकि वहीं से जो है यूरोप में नेशनलिज्म की भावना एक तरीके से उजागर होती है, राइज ऑफ नेशनलिज्म दिखता है। और इसी के बाद एक तरीके से भी कर सकते हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो वी सी द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जो कि आपको याद होगा कि 1789 में हुई थी, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन थी क्या, और अगर रेवोल्यूशन हुई तो जैसा अभी हमने पीछे बात की थी कि रिवॉल्ट तब होता है जब आपके ऊपर काफी समय से आपके ऊपर अत्याचार किया जा रहा हो, और व्हेन यू थिंक कि दिस इज इट, अब और नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, अब मुझे लड़ना पड़ेगा मुझे जीने के लिए। तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी फ्रांस में कि लोगों ने इतने हाई स्केल पे रिवॉल्ट किया। तो देखिए होता क्या है, लुई 16 जब फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है तो काफी सारी समस्याएं इसको देखनी पड़ती है। समस्या 1 क्या रहती है कि जो खजाना रहता है, ठीक है ना, जो सरकारी खजाना है वो खत्म हो गया रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस सरकारी खजाने के खत्म होने की वजह से पहली चीज तो ये स्टेट अपना नहीं गवर्न कर पाता, क्योंकि स्टेट को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। दूसरी चीज आर्मी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। तीसरी चीज इसके खुद के ही जीवन में, चूंकि राजा का जीवन बहुत लग्जरियस होता है, उसके में भी प्रॉब्लम आ रही। अब लुई 16 जो है ये सोचता है कि व्हाट शुड आई डू टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो एक सिंपल सा जो इसको एक अपने इस परिस्थिति के लिए जो एक आप ये कह सकते हैं कि ही फाइंड्स अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन इज इंक्रीज ऑफ टैक्स, ठीक है। अब ये सोचता है कि अगर हम टैक्स बढ़ा देते हैं तो हमें क्या होगा, रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, और जब रेवेन्यू ज्यादा मिलने लगेगा तो हमारा खजाना जो है वो भी एक धीरे धीरे क्या होगा, भर जाएगा। तो ये समझता है कि टैक्स बढ़ाते हैं उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और हमारा खजाना धीरे धीरे बढ़ जाएगा और हमारी लाइफ स्टाइल भी अच्छी रहेगी। बट दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि जो फ्रांस का स्ट्रक्चर होता है ना सोसाइटी का, वो 3 स्टेट्स में बटा रहता है। जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर रहता है वो 3 स्टेट में बटा रहता है। एक रहता है क्लर्जी, एक रहता है नोबिलिटी, और एक रहता है थर्ड स्टेट। क्लर्जी मतलब पादरी बोलते हैं, मतलब जो लोग चर्च से संबंधित है उनको इसमें रखा जाता है। नोबिलिटी का मतलब होता है कि कुलीन वर्ग, मतलब ये कि जो लोग या तो राजा की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में आते हैं या उनकी फैमिली की डिसेंडेंसी में आते हैं, या कुछ लोग ऐसे जो वहां के प्रभुत्वशाली हैं, छोटे छोटे जो पहले के जमाने के फ्यूडल सिस्टम चलते थे वो इस समय फ्रांस में चलते थे, तो उससे जुड़े हुए उच्च वर्ग के लोग हैं वो नोबिलिटी में आते थे। और थर्ड स्टेट में सब लोग आते थे, जैसे बिजनेसमैन, पीजेंट्स, स्मॉल फार्मर्स, सब लोग इसमें आते थे, लॉयर्स, ठीक है, सब लोग इसी में आते थे थर्ड स्टेट। अब दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि ये जो टैक्स था, फ्रांस में टैक्स देने की जो परंपरा थी वो सारा भाग केवल थर्ड स्टेट के लोगों के पास था। जो थर्ड ये ई स्टेट है, जो थर्ड ई स्टेट के लोग थे उनके ही ऊपर ये सारा भार था कि टैक्स केवल वही देंगे। अब देखिए होता क्या है, एक तो पहले ही सिर्फ एक वर्ग ऐसा है जो पूरे फ्रांस की सोसाइटी का भार अपने ऊपर लिया हुआ है,
मतलब थर्ड स्टेट ही ऐसा है जो टैक्स दे रहा है, तो पूरी सोसाइटी का भार उसके ऊपर है। दूसरी चीज, फ्रांस में क्या था कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बट पॉपुलेशन के साथ साथ जब बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने के लिए सप्लाई चेन मजबूत होनी चाहिए, तो सप्लाई चेन अगर उस हिसाब से डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही है तो केओस होगा। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप ये समझिए कि आप धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी तो एक ही काम को करने के लिए कई लोग अप्लाई करने लगेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगी तो वेज कम होगा। बताता हूं क्यों। एक एग्जांपल लीजिए कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं खुद को, कि मैं एक मजदूर हूं। मैं अब किसी चौराहे पे खड़ा होता हूं और मैं ये कहता हूं कि हम 500 रुपया लेंगे एक दिन काम करने के लिए। अब मान लीजिए कि आपको मजदूर की जरूरत है, आप आए चौराहे पे, मुझसे पूछे कि भैया ये काम है चलेंगे, तो हमने कहा कि सर 500 रुपया जो है वो मेरा वेज है, आप मुझे दीजिए, मैं क्या काम करूँ। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस तो है नहीं, तो आप कहते हैं कि भाई चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझिए कि इस काम को करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, अब मेरे साथ साथ 100 और लोग खड़े हैं, आप मेरे पास आए अगले दिन, मैंने कहा भाई सेम रेट है 500, बट आप देख रहे हैं कि आगे 99 और खड़े। ऐसे आगे चलते गए, हो सकता है 2-4 लोग 500 बोले, उसके बाद पीछे वाला देखा कि भाई ये 500 में तो किसी को लेने जा रहा है, चलो हम 400 बोलते हैं। जब आगे वाला 400 बोलेगा तो आप ये समझेंगे कि अगर ये 500 से 400 आता है तो देखते भाई कोई आगे और सस्ता मिल जाए। ऐसा करते करते कोई ऐसा होगा जो बहुत नीडी होगा, उसको ये लगेगा कि भाई अगर हम मना कर देते हैं 500 के लिए तो भाई मेरे पास तो कुछ नहीं आएगा। इससे बढ़िया है कि जहां हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते 500 में, उससे बढ़िया हम कम पैसा ही मिले, कम से कम रोटी सब्जी तो खा सके। तो कोई ऐसा होगा कहेगा भैया चलिए कोई बात नहीं, आप हमको 200 ही दीजिएगा, हम आपका काम कर देंगे। अब बात समझिएगा, जो काम पहले 500 में हो रहा था वो काम अब 200 में हो रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, इस वजह से जो मान लीजिए पार्ले जी बिस्कुट 5 रुपए में मिल रहा था, अगर इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो कंपनी क्या करेगी, या तो इसकी पैकिंग में क्या करेगी, क्वांटिटी कम कर देगी, और या 5 की जगह तो क्या कर देगी, 10 का कर देगी। आप पार्ले जी बिस्कुट देखिए, आज से 2-3 साल पहले जो पार्ले जी बिस्कुट 5 का आता था, आज वही पार्ले जी बिस्कुट 10 का आता है। पैकेट की लेंथ में देखिए, कंपनी ने क्या किया, क्वांटिटी कम कर दी। मार्केट कैप मतलब मार्केट प्राइस वही है, बट क्वांटिटी कम कर दी। इसी तरीके से जब क्वांटिटी कम होगी मतलब क्या है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वेज तो कम हो रही है। पहले हम 500 रुपए पा रहे थे उसी काम के लिए, अब हम 200 पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आज तो हम 2 रोटी इस 200 में खरीद लें, लेकिन क्या कल भी यही सिनेरियो हो पाएगा। पहले रोटी सब्जी थी, फिर रोटी सब्जी से रोटी नमक होगा, और शायद फिर रोटी भी न मिल पाए, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है और वेज कम होते जा रहा है। रीजन क्या है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यही काम फ्रांस में भी हो रहा था कि पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ी, और उस चीज को एम्पलीफाई करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए राजा ने कोई स्टेप नहीं ले पाया। धीरे धीरे जब लोगों के अंदर बहुत सारी ऐसी भावना होने लगी, रोटी के लिए भी लड़ाई होने लगी, तो लोग ये सोचे कि भाई बस अब हम करें ही क्या, अब बचा ही क्या है हमारे पास, तो नाउ वी शुड रिवोल्ट। अब होता क्या है कि फ्रांस में, अब देखिए ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही थी, ठीक है। इसी बीच एक चीज और समझते हैं, इसी बीच जो एक चीज और होती है वो क्या होती है। अब होता क्या है, देखिए जो पहले सोसाइटी में स्ट्रक्चर था कि क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, तो धीरे धीरे क्या, ये तो बहुत पहले से चल रहा था। धीरे धीरे क्या होता है, देखिए अब इसमें बिजनेसमैन भी रहते हैं और बड़े बिजनेसमैन और लॉयर्स भी रहते हैं, कई सारे। जब बिजनेस आप करते हैं तो जैसे जैसे पैसा आता है आप सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े। मान लीजिए किसी के घर 10,000 रुपया आ रहा है तो थोड़ा छोटे स्कूल में पढ़ाएगा, अगर कल को उसकी सैलरी 1 लाख हो गई तो अपने बच्चे को और अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा। ऐसे ही फ्रांस में हो रहा था। तो धीरे धीरे थर्ड स्टेट की भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या हो गई कि धीरे धीरे ये लोग भी क्या हो गए, एजुकेटेड हो गए। अब
एजुकेशन एक ऐसी चीज है विच मेक्स यू क्वेश्चन एवरीथिंग। फ्रांस में ये सोसाइटल स्ट्रक्चर क्यों चल रहा था कि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे कि मेरे साथ ये क्यों किया जा रहा है, क्यों टैक्स सिर्फ हम ही है। बट नाउ द मेजॉरिटी पॉपुलेशन स्टार्टेड गेटिंग एजुकेटेड, और जब आप एजुकेटेड होते हैं तो यू आस्क, यू रीजन एवरीथिंग कि व्हाई मी, व्हाई दिस इज डन टू मी। व्हाई जो ये शब्द है ये आता ही है थ्रू एजुकेशन। अगर एजुकेशन है तो ही आप पूछेंगे कि व्हाट इज व्हाई। तो अब थर्ड स्टेट के लोगों ने भी व्हाई करना शुरू कर दिया टैक्स को लेकर के कि क्या बात है भाई, सिर्फ हम ही लोग क्यों टैक्स देते। ये बातें चलना शुरू हो गई। उसी बीच लुईस 16 क्या करता है, लुईस 16 जो है एक सभा बुलाता है। सभा आती है वर्साई के बाद में, वर्सेलिस की पैलेस में। अब वर्सेलिस का जो पैलेस रहता है वहां क्या होता है, फ्रांस में एक नियम होता है कि अगर टैक्स बढ़ाना या घटाना है तो आपको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी जहां तीनों स्टेट के प्रतिनिधि आएंगे और तीनों स्टेट के प्रतिनिधि कहेंगे कि हाँ ठीक है, ओके वी एक्सेप्ट दिस, और तब वो टैक्स बढ़ जाएगा। ये सदियों से काम चले आ रहा था और हर चीज में ओके इस वजह से हो जाती थी कि हर स्टेट का जो वोट था वो वन गिना जाता था। अब आप एक बात बताइए कि कभी भी कोई, अब मान लीजिए टैक्स तो सिर्फ थर्ड स्टेट को देना, कोई भी रेजोल्यूशन अगर आएगा तो 1+1 ये दो जो 2 होंगे ये तो हमेशा कहीं ना ओके, और अगेंस्ट में तो 1 ही वोट है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि इनके वोट का कोई वैल्यू ही नहीं था। और अभी तक ये कभी क्वेश्चन नहीं किए कि भाई आपकी जो ये पॉलिसी है इसमें आप हमको बुलाते ही क्यों है, क्योंकि वैसे भी वी आर नेवर काउंटेड, क्योंकि आप दोनों तो हमेशा ओके करेंगे क्योंकि आपको तो टैक्स देना नहीं है और हमें टैक्स देना है, तो मेरे वोट का वैल्यू 1 है। लेकिन इस बार क्या था, एजुकेटेड पीपल थे। जब ये मीटिंग बैठी तो पहली डिमांड थर्ड स्टेट ने ये रखी कि भाई देखो हमारे वोट का पहली बात तो वैल्यू बढ़ाओ, क्योंकि कभी भी हम आपको अपोज कर ही नहीं पाएंगे, और दूसरी चीज ये है कि हमें ये मंजूर भी नहीं है, सिर्फ हम ही टैक्स क्यों दें। अब क्या होता है कि जो राजा रहता है, जो किंग रहता है, और नोबिलिटी और क्लर्जी और नोबिलिटी वर्ग के लोग रहते हैं, वो इस चीज से मानते नहीं, कहते नो, अ बिग नो टू योर डिमांड। फिर दो लोग रहते हैं, एक मीराबाई और एक अबियस। इन दो लोगों के जो है लीडरशिप में ये थर्ड स्टेट वॉक आउट कर जाता है, और वॉक आउट करके जाता है और वर्सेलिस में ही एक टेनिस कोर्ट रहता है, वहां बैठता है और कहता है कि अब हम एक संविधान बनाएंगे, और उस संविधान को बना करके कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को फ्रांस में लाएंगे और इस मोनार्की को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। लोग भी बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हाँ अब हमको फ्रीडम मिलेगा। और इसी केस में फिर बास्टेल फोर्ट ट्रेजेडी होती है। तो मतलब क्या था इसका कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आई वो आई क्यों, राजा के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए या लोग खुद मुक्त होने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को लीड करते हैं। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू मोनार्की को खत्म किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को लाया जाता है। लेकिन अब देखिए क्या है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलता। रीजन क्या है, रीजन है एक ऐसा आदमी जो कुछ टाइम तक आर्मी में सर्व करने के बाद ये समझ जाता है कि फ्रांस की टेरिटरी का एक्सपेंशन करना है, फ्रांस को बड़ा बनाना है, फ्रांस को एक मजबूत राज्य बनाना है, तो हमें फ्रांस का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। और ये एक्सपेंशन होगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पावर। और जब पावर के बेसिस पे आपको कोई एक्सपेंशन करना हो तो वहां आपके पास मेजॉरिटी पॉपुलेशन की सहमति नहीं होगी। तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज डिक्टेटरशिप, कि आप एक ऐसी व्यवस्था ला दीजिए कि कोई क्वेश्चन कर ही ना पाए। तो नेशनलिज्म की भावना जो उत्पन्न होती है
वो उत्पन्न होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे का जो बेस है वो क्या था, ये सोसाइटल स्ट्रक्चर, और इस सोसाइटल स्ट्रक्चर में जो टैक्स कलेक्शन की जो ड्यूटी थी वो। तो मुझे लगता है कि ये आपको एक टॉपिक अब फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ में आ पाया होगा। डॉट्स को जोड़ते चलिए, जैसे इसके पहले हमने जो पढ़ा नेशन स्टेट, उसके बाद हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन डॉट्स को जोड़ते चलेंगे तो कभी आपको हिस्ट्री में जो है ना कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू जस्ट हैव टू लिंक दैट डॉट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा था कि नेपोलियन के बारे में पढ़ना। अभी हमने कहा ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक ऐसा आदमी भी आया, फ्रेंच में एक ऐसा भी आदमी भी आया जिसने सोचा कि फ्रांस की सोसाइटी को अब या फ्रांस की टेरिटरी को अब एक्सपेंड करना है, और वो एक्सपेंशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पावर। और जब भी कोई एक्सपेंशन ऑन द बेसिस ऑफ पावर होगा तो वहां आपको रूल बाय डिक्री चाहिए, मतलब एक मत के साथ आपको रूल करना होगा। और कभी भी जब पावर आता है ना रूल में, तो कभी भी एक मत नहीं हो सकते हैं आप। व्हेन देयर इज अ डेमोक्रेसी, जहां लोकतंत्र है, वहां कोई क्यों कहेगा कि हाँ चलो यार मारो काटो, हम मार करेंगे, हम झगड़ा करेंगे, हम अपनी टेरिटरी को एक्सपेंशन करेंगे। हर इंसान चाहता है कि 2 रोटी मिले सुकून की और हम आराम से अपने घर में रहें। तो वहां पे आपको डिक्टेटरशिप चाहिए कि भाई राजा ने कह दिया तो कह दिया, मानना है, नहीं मानोगे तो मारे जाओगे। तो अब नेपोलियन ने क्या चेंजेस लाए फ्रांस में, अब चलिए उसको समझते हैं। तो अब देखिए, अब हम इस वीडियो की लास्ट टॉपिक पे समझते हैं कि हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन को हम समझेंगे कि नेपोलियन की आइडियोलॉजी क्या थी, और नेपोलियन ने ऐसा क्या किया फ्रांस में जो इज लव्ड बाय समवन, आल्सो हेटेड बाय समवन एट द सेम टाइम। तो कुछ लोगों के द्वारा उसको प्यार मिला, लेकिन कुछ लोग उसको मानते नहीं भी हैं कि नहीं, ही डिड इट रॉन्ग वे। बट राइज ऑफ, मतलब जो नेपोलियन की राइज थी वो क्या थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे, कैसे उसने कहाँ से वो शुरू हुआ, इन सब सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, नेपोलियन जो है वो 15 अगस्त 1764 को बॉर्न हुआ और 5 मई 1821 को उसकी मृत्यु हुई। अब थोड़ा सा गौर करने वाली तारीख ये है कि 1764 में उसकी जन्म पैदा हुआ था, और 1789 में आप देखिए कि फ्रांस की रेवोल्यूशन हुई थी। तो अगर आप इसको देखिए माइनस करेंगे तो लगभग एकदम यंग 25 इयर्स का एक लड़का जो एकदम यंग है, उसकी आइडियोलॉजी जो होगी वो हर कुछ कर गुजरने की होगी, या कुछ ऐसे कहें कि रेडिकल भी हो सकता है कि यार दिस कैन बी डन, वी हैव पावर, वी विल डू इट। तो नेपोलियन की भी आइडियोलॉजी कुछ ऐसी ही थी। देखिए, पहली चीज तो यह है कि नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा सपोर्टर था। वो ये सोचता था कि नहीं, दिस इज राइट, और लोगों को ऐसा करना ही चाहिए अपनी लिबर्टी को हासिल करने के लिए, अपनी फ्रीडम को हासिल करने के लिए चाहिए। अब 25 साल का रहता है वो, इस समय फ्रेंच आर्मी में सर्व करता है। नेपोलियन सर्व्ड इन द फ्रेंच आर्मी, और वहीं से वो फ्रेंच आर्मी में सर्विंग के थ्रू ही अपनी आइडिया को धीरे धीरे लोकल पीपल तक स्प्रेड करता है कि व्हाट इज माय आइडिया, व्हाट इज माय आइडियोलॉजी टुवर्ड्स फ्रांस एंड इट्स टेरिटरी, इट्स पीपल। और 1799 आते आते क्या होता है कि एक मिलिट्री कूप का मतलब, ये जो शब्द है मिलिट्री कूप, इसका मतलब ये होता है कि आर्मी जब स्टेट के ऊपर जबरदस्ती अधिकार कर ले और कहे कि नाउ दिस स्टेट इज माइन, और गवर्नमेंट को उठाकर फेंक दे कि गेट आउट ऑफ हियर, नाउ वी विल गवर्न दिस स्टेट। तो इसको बोलते हैं मिलिट्री कूप, जैसे कि आप पाकिस्तान में आमतौर पर देखते होंगे। जैसे आज करंट सिनारियो में म्यांमार है, आंग सांग सूकी की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा करके मिलिट्री कूप लाया गया, और अब वहां जो है रूल मिलिट्री का है। तो मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज करता है फ्रेंच थ्रोन को एक्वायर करने के लिए, और 1804 में अपने आप को डिक्लेयर कर देता है एज एम्परर ऑफ फ्रांस। अब नेपोलियन के पास पावर भी है और पैसा भी है। अब वो अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना शुरू करता है। उसकी आइडियोलॉजी जो है
वो पहले ही मिलिट्री में सर्विंग करते करते ही जो है वो अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना शुरू कर देता है। और अब क्या होता है, धीरे धीरे जो जो यंग बच्चे होते हैं, जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं से ऐसा एहसास हो जाता है कि ये जो लिबर्टी और फ्रीडम की बात हो रही है, जो हमने फ्रांस में रिवॉल्यूशन करके लाया, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, कि हम इसको पूरे यूरोप में इंप्लीमेंट करें और पूरे यूरोप को आजाद करा दे मोनार्की से, आजाद करा दे उनके दुख और दर्दों से। आप सोच रहे हैं, ये एकदम यंग बच्चों की फीलिंग हो जाती है 19वीं सेंचुरी की स्टार्ट में फ्रांस में अंडर नेपोलियन। तो अब जब ऐसी बात आपके अंदर आएगी तो यू विल स्टार्ट ज्वाइनिंग नेवी, आर्मी। तो बड़ी संख्या में लोग आर्मी ज्वाइन करना शुरू करते हैं और नेपोलियन की एक आर्मी एक बहुत बड़ी आर्मी हो जाती है। उसके बाद करता है नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे यूनिफॉर्म लॉ लाता है सबके लिए कि भाई जो है सबके लिए एक ही लॉ चलेगा, चाहे आप क्लर्जी है, नोबिलिटी है, थर्ड स्टेट है, कोई मतलब नहीं, सारे स्टेट सोसाइटल हायरार्की को खत्म किया जाता है और ऑल पीपल विल बी ट्रीटेड इक्वल। तो यहाँ कोई क्लर्जी नोबिलिटी नहीं रहेगा। और अब क्या करता है कि पीपल थॉट ऑफ लिबरेटिंग द एंटायर यूरोप। जो मैंने अभी यहाँ कहा कि अब जो है 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में लोगों को ये लगता है, जो छोटे छोटे 18 साल 20 साल के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये लगता है कि अब ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं पूरे या हम पूरे यूरोप को आजाद करा दें। ये आइडियोलॉजी बन जाती है। तो ये सब जो है आर्मी ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं और फिर नेपोलियन निकल जाता है अपनी आइडियोलॉजी को पूरा करने के लिए, यानी कि फ्रांस की टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए। और एक एक कर करके वो धीरे धीरे फ्रांस के अगल बगल के एरियाज को एनेक्स करना, मतलब कि अधिग्रहण करना उनको बाई पावर, बाई फाइटिंग शुरू कर देता है। और फिर 1804 में एक लॉ आता है, एक कानून पास किया जाता है जिसको बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। इसी को एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है जिसका नाम है नेपोलियनिक कोड। अब ये नेपोलियनिक कोड क्या है? होता क्या है, पहले के समय में फ्रांस चूंकि अलग जो यूरोप है अलग अलग छोटे छोटे किंगडम में बटा रहता है, तो वहां क्या था ना कि आप ऐसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, यहाँ किंगडम, इस किंगडम में टैक्स मान लीजिए 10% है, बगल वाले किंगडम में टैक्स 20% है। हर जगह अलग अलग रूल चलता था, अलग अलग चीजें थी, अलग अलग डिसिप्लिन थे, अलग अलग टैक्सेशन के नॉर्म्स थे। तो इन सबको खत्म करके एक नेपोलियनिक कोड 1804 में लाया जाता है और नेपोलियन कहता है कि फ्रांस की टेरिटरी, यानी कि नेपोलियन के द्वारा जीते गए जितने भी टेरिटरी हैं वो सब फ्रेंच टेरिटरी में आएंगे। तो अब जितनी भी टेरिटरी इस फ्रेंच आर्मी के अंडर में है उसमें ये सारे रूल लगेंगे। ये रूल क्या थे कि सोसाइटल हायरार्की को खत्म किया जाता है, अलग अलग जो सिस्टम थे उनको खत्म करके एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया जाता है, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सबों की बात को प्रमोट किया जाता है। अब जब लोग मान लीजिए अभी तक तो 1789 तक फ्रांस के अंदर की बात हो रही थी, अब 1804 में जितने भी एरिया फ्रांस ने एनेक्स किए उनकी भी बात हो रही है। एक हम अगर ग्राफ से समझना चाहते हैं इस चीज को तो मान लीजिए ये रहा फ्रांस 1789 का, अभी लिबर्टी, फ्रीडम ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब जब नेपोलियन ने ये एरिया कब्जा किया तो बात समझिएगा, इस वाले एरिया में रहने वाले लोग तो देख रहे थे कि फ्रांस में कितना लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बट ये सुख इनको मिल नहीं रहा। लेकिन जब 1804 आते आते कुछ हिस्सा जब नेपोलियन कब्जा कर लेता है ये वाला भी, और नेपोलियनिक कोड यहाँ लागू होता है, तो जाहिर सी बात है कि लोग खुश होंगे कि भाई नेपोलियन आपको प्रणाम करते हैं, आप तो हमारे देवता हैं, आपने हमको लिबरेट कर दिया, आपने हमको सर्फडम यानी कि जो हम जबरदस्ती मजदूरी करते थे उससे लिबरेट कर दिया, हमारे जो अलग अलग हमारे ऊपर जो लॉ लगाए थे हमको उससे लिबरेट कर दिया, आप तो हमारे लिए भगवान है, फ्रेंच आर्मी हमारे लिए ईश्वर का रूप। ये सारी सोच धीरे धीरे आना शुरू हो गई। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि अब डिक्टेटरशिप चल रही थी नेपोलियन की,
तो इसके साथ साथ कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो ऐसे भी चेंजेस आए जो आपको लिमिट कर रहे थे आपके काम को करने में कि आप ये नहीं कर सकते। तो बहुत सारे पीपल ऐसे थे जो नेपोलियन के समर्थन में थे और कुछ ऐसे भी थे जिनको लगता था कि भाई आप कुछ लिबर्टी दे करके हमसे बहुत कुछ छीन भी रहे हैं। आप टोटल लिबर्टी की बात करिए, आप पार्शियल लिबर्टी की बात कर रहे हैं जो आज हमें नहीं दिख रहा है। तो एक मिक्स्ड फीलिंग थी लोगों की इन यूरोप टुवर्ड्स नेपोलियन। तो अब इन सब के थ्रू हम ये भी बोल सकते हैं कि नेशनलिज्म की भावना अगर पूरे यूरोप की बात की जाए, देखिए पहले तो नेशनलिज्म फ्रांस में हम बात की, लेकिन अब अगर पूरे यूरोप में बात की जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस बंदे का भी था जिसका नाम था नेपोलियन। क्योंकि जब इसने एक बार एक टेस्ट करा दिया फ्रीडम का, तो लोगों के अंदर ये भावना आ गई कि भाई ये जो अभी भी यूरोप अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है ये भी हमारे ही लोग हैं। और जैसे फ्रांस के लोगों ने इनिशिएटिव लिया हमें लिबरेट कराने का, वैसे अब हमें भी इनको लिबरेट कराना चाहिए। और साथ ही अगर इस एरिया को और बढ़ाया जाए तो अब ये वाले पीपल भी देख रहे थे कि ये लोग लिबर्टी कितना एंजॉय कर रहे हैं, इसके बाद के ये वाले भी देख रहे थे, और धीरे धीरे पूरा यूरोप इसमें आ गया। पूरा यूरोप ही टकटकी लगाए देख रहा था कि भाई क्या ही सोसाइटी है वहां की, कितनी अच्छी है, लोगों को अपना काम करने का पूरा हक मिला हुआ है और इंजॉय कर रहे हैं। तो नेशनलिज्म इन यूरोप की अगर हम रूट बोले तो वो रखाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, बट नेशनलिज्म इन यूरोप को लार्ज स्केल पे स्प्रेड किया करने की बात अगर की जाए कि कैसे नेशनलिज्म जो है वो पूरे एंटायर यूरोप में ये जो आइडियोलॉजी है वो स्प्रेड होती है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन के द्वारा एडॉप्ट होती है, एक तरीके से डाइजेस्ट की जाती है। तो उसमें एक बड़ा योगदान नेपोलियन का भी था और नेपोलियन की टेरिटरी एक्सपेंशन का और उसके द्वारा लगाए गए विभिन्न रूल्स का भी योगदान था। तो आज की इस वीडियो में हमने यही 3-4 टॉपिक कवर किए, लेकिन इस 3 टॉपिक के अंदर हमने सब टॉपिक्स काफी कवर किए। आप एक बार और इस वीडियो को, वैसे मुझे लगता है कि मैंने एक जिसको बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज, बिल्कुल ही साधारण भाषा में, सरल भाषा में आपके सामने इस टॉपिक को रखने का प्रयास किया है। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा जटिल है, हार्ड है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड से रिलेट करके आपको समझाया है। अभी इस चैप्टर में आगे हमें बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और जब वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो काफी बोरिंग भी हो जाती है। जैसे आप क्लास करते हैं तो 40 मिनट्स की क्लास में आपको चीजें जो दी जाती हैं दैट लुक्स इंटरेस्टिंग टू यू बिकॉज यू फोकस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप फोन में भी उस चीज को, पैटर्न को फॉलो करते हैं कि आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ क्लास ऑफ 40 और 45 मिनट्स, तो आप इंटरेस्टेड होकर के पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो विल कम बाय टुमारो और उसके बाद हम ऐसे ही 3-4 वीडियोस में इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे। अब वीडियोस जो होंगी वो रेगुलर आती रहेंगी। पहले नेशनलिज्म इन यूरोप को हम खत्म करेंगे, फिर नेशनलिज्म इन इंडिया को खत्म करेंगे और फिर ऐसे ही धीरे धीरे हम हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर, मेरा अप्रोच ये है कि बिफोर दिसंबर आप ये पूरे सिलेबस को खत्म कर देंगे। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, ये जो टॉपिक्स हमने पढ़े वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इसका रिटन नोट्स चाहिए तो आप विस्कस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन करके वहां से नोट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां पे इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो में जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर दें, तो आपको इसकी वीडियो, मेरी हैंड रिटन नोट्स, साथ ही जो भी चैप्टर की वीडियो मैं वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब चैनल पे हमारे आएंगी, उन सबकी हैंड रिटन डिटेल्ड एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। दिस इज विशाल शाइनिंग आउट।